अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और हमने देखा हमेशा की तरह से अगेन एक मरतबा फिर रीलॉन्च किया जाता है मरियम नवाज़ साहिबा को। मरियम नवाज़ साहिबा की क्या ही बात की जाए कि जैसे ही आती हैं वतन वापस, उसके बाद धुआंधार खिताब भी कर डालती हैं और बड़े जज्बाती किस्म के बयानिए के साथ वापस आती हैं। जबकि ज़राइया खबरें दे रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने बयानिए को काफ़ी हद तक तब्दील भी कर दिया। इसका मुंह बोलता सबूत इसहाक डार साहब ने जैसे लंदन में ही मीडिया के लोगों से गुफ्तगू की तो वहाँ उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ साहब ने तो अपना सारा मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया हुआ है। अब ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और ये वही बड़े कायद हैं, ये वही बड़े चेयरमैन हैं पार्टी के और बड़े मियाँ साहब जो इदारों को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, शख्सियात के ऊपर बात करते हुए नजर आए हैं। एकदम से बयानिया तब्दील हो जाता है। ज़रा ये भी खबरें दे रहे हैं कि बयानिया तब्दील होने की सबसे बड़ी वजह वतन वापसी भी है। इससे पहले भी कई दफ़ा हम ये बात डिस्कस कर चुके थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आखिर किस बयानिए के साथ वतन वापस आएगी या अपने वोटर्स के पास वापस जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही एक मरतबा फिर दोबारा से मरियम नवाज़ करती हुई नजर आई। इससे पहले उन्होंने जो गिलगित का हाल किया, इसके बाद उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन का हाल किया, फिर ज़िमनी इंतखाबात की भी सारे रिजल्ट हम सबके सामने हैं और अब अगेन लाहौर जिसे वो अपना गढ़ कहते हुए नजर आते हैं, वहाँ जब निकलती हैं जलसा करने के लिए तो माजरत से कहना पड़ता है कि शायद वो लोग नज़र नहीं आते। एक छोटी सी जगह का इंतखाब किया जाता है, उसके बावजूद वहाँ पर लोग नज़र नहीं आते हैं। और एक नई डेवलपमेंट ये रही कि जहां पे पहले एक प्लेट बिरयानी के जरिए वोट हासिल किया जाता था, आज वोटर्स को एक एक होंडा 125 देने की बात की जा रही है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हम इस तरह की एप्लीकेशन को लॉन्च करने जा रहे हैं, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हर शख्स जलसा गाह में मौजूद होगा। ये राना सनाउल्लाह का कहना है। इसके लिए आपको IT एक्सपर्ट भी होना पड़ेगा और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर बात यहाँ पर नहीं रुकती है, लैपटॉप की स्कीम की भी बात की जाती है कि अगेन हम एक मरतबा फिर दोबारा से आम में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि अब वोटर्स और सपोर्टर्स आने को तैयार नहीं हैं। ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात है जो दावे करती थी कि 25 लाख के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान के बड़े एक लीडर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। मरियम नवाज़ ने इस बात पे भी काफ़ी फोर्स किया है पार्टी के तमाम कायदीन के ऊपर कि एक तो हर शख्स आएगा, अपनी हाज़िरी लगवाएगा और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने वर्कर्स को डिफरेंट इलाकों के ड्रेसेस पहनाकर मियाँ साहब को रिसीव करने के लिए जाएंगे। लेकिन कल के होने वाले जलसे ने तमाम तर कहानी अवाम के सामने ला के रखती है, जहाँ पर मरियम नवाज़ बेनकाब हो जाती हैं और ज़रा ये भी खबरें दे रहे हैं कि आज बड़े मियाँ साहब ने सबकी क्लास ली है और उसमें उन्होंने ये पूछा है कि भाई इतने बुरे हालात कैसे हो गए कि हमारा अपना गढ़ जिसे हम अपना शहर कहते थे वहाँ ये हालात रहे हैं। और इसी के साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी कल प्रोसीडिंग होने जा रही है। क्या फैसला आ सकता है? ज़रा ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन हैं, कायद हैं, उनकी वापसी जो है वो इसी फैसले के साथ मुंसलिक नज़र आती है। और बशीर मेमन साहब जो कि साबिक DG FIA हैं, उन्हें मरियम नवाज़ ने एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपती है। किस तरह के फैसले किए जा रहे हैं ये तमाम चीज़ें प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह से साबिक DGIFA को जो है ना वो बना दिया है, कराची का लीडर बनाया है और उसी पे ये फैसला किया जाएगा कि वो किस तरह से आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कराची में या सिंध में क्या काम कर सकते हैं। अपने पैनल से जानते हैं। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब और हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे लंदन से मज़हर वल्लाह साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म साहब, तख्ते लाहौर ये वो जगह है जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी फ़ख्र से ऑन किया था और बल्कि ये बात कहा जाती थी कि कुछ भी हो सकता है लेकिन ये शहर कभी भी बड़े मियाँ साहब को या उनकी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। कल का जलसा कितना कामयाब रहा, आप उस जलसे को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो फ़ायदा ये आगाज़ है, इनका आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं और क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जैसे कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त दावा कर रही है कि 21 तारीख को मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए भी एक लोगों को इकट्ठा करना, उनको मोबिलाइज़ करना इनका मकसद था। दूसरा, इंतखाबात के लिए एक कैंपेन का आगाज़ भी आप कह लें। अच्छा, ये जो जलसा किया गया है, अब इस पे कहा जा रहा है जी ये कॉर्नर मीटिंग थी, ये वर्कर्स कन्वेंशन था, इस किस्म के अब जो है ना वो बयानिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमें जो मीडिया को इन्विटेशन आया वो यही था कि शादरा के अंदर मुस्लिम लीग नून का एक जलसा होने जा रहा है। ये जलसे के इनविटेशन पे हमारे लोग कवरेज के लिए गए। उसके अलावा शहर में जितनी कैंपेन की गई, यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट की गई, उसमें भी यही था कि ये मुस्लिम लीग नून का एक जलसा है।
जब वहाँ पे पहुँचे हमारे लोग तो वहाँ पे देखा तो वो एक गली थी 20-22 फुट की चौड़ाई वाली। उस गली के अंदर कुर्सियाँ और वो सोफ़े लगाए गए थे, वहाँ पे लोग वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, वो जिस इलाके के अंदर, जिस गली के अंदर जलसा है, वो एक ख़ास बरादरी जिनको हम कक्केज़ई बरादरी कहते हैं, वो पूरी एक बरादरी का मोहल्ला है। अच्छा। उस मोहल्ले के अंदर, उस इलाके के अंदर तकरीबन को 10,000 से ज़ायद इनके अपने वोट हैं। ठीक। और उन लोगों को हम बड़े सालों से देख रहे हैं, वो अपना फ़र्ज समझ के मियाँ नवाज शरीफ को वोट डालते थे, मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होते थे। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि इस दफ़ा एक छोटी सी जगह पर, हालांकि साथ एक बड़ी ग्राउंड थी, छोटी सी जगह पे एक जलसा रखा गया और उस जलसे के अंदर भी आप देखें वहाँ पे बहुत सारी इख्तलाफी आवाज़ें वहाँ पे उठी हैं जो सोशल मीडिया पे सामने आई हैं या मीडिया पे सामने आई हैं। इसके साथ साथ 550 के करीब वहाँ पे पुलिस वाले ड्यूटी पे थे, कुछ 100-150 मीडिया के लोग भी थे। फिर भी हमें वहाँ पे वो ना जोशो खरोश नज़र आया, ना उसरा एक जलसा का भरी हुई नज़र आई। ये मुस्लिम लीग नून के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा आई ओपनर है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने मियाँ नवाज शरीफ को एक यहाँ से रिपोर्ट भिजवाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हालात थोड़े माजी की तरह नहीं है, यहाँ पे मेहनत की ज़रूरत है मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, अब वो प्रैक्टिकली नज़र भी आ रहा है कि क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात आपने देखे थे, उस वक्त भी मुस्लिम लीग को अपनी सीटें लूज़ करना पड़ी यहाँ पे। उस वक्त एक जवाज़ ये था कि शायद जो इलेक्शन में उम्मीदवार हैं वो दूसरी पार्टियों से फ्लोर क्रैसिंग करके आए हैं, शायद लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। लेकिन अब तो मुस्लिम लीग नून का प्योर अपने लोगों का एक जलसा था, लेकिन वहाँ पे भी हमें लोगों की तादाद नजर नहीं आई। कल भी राना सनाउल्लाह 11:10 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये जलसा शुरू होने से पहले जो हमारे सामने बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स आए, जी। आप देखें कि शादरा में ही एक क्लिप हमारे सामने आया, इनके एक मुकामी वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा में वो ऐलान कर रहे थे कि जो जलसा गाह में ज़्यादा बंदे लेके आएगा उसे मोटरसाइकिल 125 वो गिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ राना सनाउल्लाह साहब ने 1-2 दिन पहले एक एप्लीकेशन का जिक्र किया था कि मियाँ नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो एक ऐसी एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई जा रही है जिससे हमारी जो लीडरशिप है उनकी जो लोकेशंस हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। क्या वो लोगों का काम है, क्या वो एयरपोर्ट पे है या क्या वो किसी दूसरे शहर में बैठे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें कि मतलब तरह तरह के अब जो है ना उनको मतलब फ़ायदे दिखाए जा रहे हैं कि आप लोगों ने आना है, लेकिन जो अवाम की राय है वो अभी आपने अपने पैकेज में दिखाई है। एग्जैक्टली ये हकायक है। लाहौर के अंदर लोग अपना फ़र्ज समझते थे मुस्लिम लीग नून को वोट डालना। क्यों इस हाल ये नौबत क्यों आई, उसकी ये नौबत आने की सबसे बड़ी वजह ये 16 महीनों की हुकूमत है। इन 16 महीनों की हुकूमत में, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते, आप मरियम नवाज साहबा ये नहीं कह सकती कि जी वो नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी, वो उनके चचा थे, मियाँ नवाज शरीफ के भाई थे, ठीक है, जिनकी हुकूमत थी। इस हुकूमत के दौरान आप देखें महंगाई कहाँ पे चली गई, बेरोजगारी कहाँ पे चली गई, अवामी मसाइल वो सर पे चढ़ गए, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए कि लोगों को रिलीफ मिलता। बल्कि आजम साहब आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ये वही मरियम नवाज साहिबा थी जो एक जलसे में खिताब करते हुए कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास जब ये लोग वोट मांगने के लिए आए तो अपने बिजली के बिल दिखा देना और इन्हें वोट मत देना। तो मेरे ख्याल से आवाम को उन्होंने पहले ये शऊर खुद ही दिया था। मजहर साहब, जैसे आजम साहब ने बात की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स थे ये अपना फ़र्ज समझा करते थे कि हमने चाहे जैसे मर्जी हालात हो जाएं वोट हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही देना है। कल का जो जलसा मरियम नवाज ने किया है, मरियम नवाज के बयानिए को, कल के जलसे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो आजम चौधरी साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि ये कक्के-ज़इयों का खास इलाका है। फिर ये बात भी दुरुस्त है कि वहाँ से जो MNA मलक रियाज बेसिकली वहाँ के, अब मैं क्या कहूँ कि चलते फिरते पुर्जे हैं, यही मैं कह सकता हूँ, और बहुत से चलते फिरते पुर्जों को कंट्रोल करते हैं। तो इनका ख्याल था कि सबसे पहला जलसा मलक रियाज की तरह रखा जाए ताकि लोगों को वो डरा धमका के बेशक निकालने जलसे में ले आए। अब पता नहीं फायजा बुखारी कहें कि 16 लाख का जलसा हुआ है और आजम चौधरी साहब कहें 20 लाख का जलसा हुआ है, तो लोग इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। लोगों की आंखों के सामने है कि वो जलसी कितनी बड़ी हुई, और उसमें तो अभी चौधरी साहब ने बंदे गिनवा दिए कि 550 पुलिस वाले थे और 150-200 मीडिया वाले। तो इसका मतलब है कि पीछे तो कोई 800-900 बंदा रह गया होता जो हम बड़ी तादाद में निकाले।
तो ये एक तरफ से अवामी मैसेज है, अवामी पैगाम है। मेरी यहाँ मुस्लिम लीग नून के एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है जो मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब है। नाम भी बता दे। तो मैंने पूछा कि हाँ भाई जाने का क्या इरादा है। पूछता जी मियां साहब उमरा तो करने जाएंगे, फिर वो अबू धाबी जाएंगे। अच्छा। क्योंकि दुबई में उनकी एक बेटी भी रहती है। अच्छा। मैंने कहा फिर आगे, उन्होंने कहा आगे बस हालात पे मुनस्सर है, पता आगे जाना है या नहीं जाना। तो यही तक कंफर्म है कि मैंने कहा ठीक है। तो अगले हालात जो नजर आ रहे हैं जी। मेरा तो ख्याल, अब आप देखिए ना कि हमारे मुल्क की जो दो रुख है या दो तरफा पॉलिसी है कि एक जमात जलसे के लिए इजाजत मांग रही है, उसको जलसों की इजाजत नहीं मिल रही। जी बिल्कुल। दूसरी जमात जलसे कर रही है, उनको बंदे नहीं मिल रहे। तो एक बात है, एक जमात को इजाजत मिल रही, दूसरी जमात को बंदे नहीं मिल रहे और कोशिश हो रही है इलेक्शन की। मैं समझता हूं कि ये जो 16 माह की कारकर्दगी है ये इस नहज पर ले आई है नून लीग को कि नून लीग को लाहौर में शिकस्त फाश नजर आ रही है। तो बाकी जगहों पे क्या हालात होंगे? तो बड़े मियां साहब ने जो इनको खींचा है ना, वो दुरुस्त खींचा है, क्योंकि ये शतरा से ही तो अब्बास शरीफ को भी जितवाया था इन्होंने, जो नवाज शरीफ के भाई मरहूम को। तो ये बड़ी मजबूत सीट समझते थे। जी जी। अब अगर मजबूत सीट पे ये हाल है तो जो कमजोर सीटें हैं उन पे क्या हाल होगा? अच्छा, इनफैक्ट ये वही सीट है मेरे ख्याल से जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने भी खुद इलेक्शन लड़ने के हवाले से एक दफा फैसला भी किया था। मेरा ख्याल है कि आने वाले इलेक्शन में शायद मरियम साहिबा इसी हल्के से कंटेस्ट करना चाह रही हैं, लेकिन कल वाले जलसे के बाद शायद वो दोबारा उसको पे सोचने पर मजबूर होगी। 15 मिनट में तो कल चलेगी, हल्का शायद तब्दील कर लें वो। जी बिल्कुल। वो चौधरी साहब गुजरांवाला से लड़ेंगी इलेक्शन। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, वो खुरम दस्तगीर साहब की ड्यूटी लगी हुई है और इन्होंने पार्टी के अंदर एक निजी तौर पर सर्वे कराया था मुस्लिम लीग नून ने। तो कहा गया था उसमें, ये पिछले साल सर्वे कराया जी जी, कि मरियम नवाज के लिए लाहौर महफूज नहीं है। ठीक। तो गुजरांवाला से इलेक्शन लड़वाया था, तो ये गुजरांवाला मेरा ख्याल जाएंगी। सही। अच्छा बल्लार साहब, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जलसे के हवाले से, कामयाबी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कल फिर आने वाले कुछ केस की समाअत के हवाले से बात करते हैं। आजम साहब, कल इंतहाई एक इंपॉर्टेंट केस के हवाले से प्रोसीडिंग है, समाअत होने जा रही है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की अगर बात की जाए। अब ये वही केस है जिससे अब काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है कि अब पता चल जाएगा कि वाकई में क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आपके हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि इस केस में कितना इनको खातर ख्वाह, कितना इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है, या इनकी उम्मीदें कितनी हैं इस केस से? देखिए, जस्टिस काजी फाइज साहब जितने शफाफ तरीके से जी इस केस को लेके चल रहे हैं, उन्होंने, आपको याद होगा जो साबका उनकी उस पर हियरिंग हुई थी वो सारी टीवी के ऊपर लाइव दिखाई थी और कल फिर दिखाने जा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। जब इतनी शफाफ हियरिंग चल रही होगी, पूरी कौम आपको देख रही है, मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब जो तवक्को लगा के बैठे हैं जी सुप्रीम कोर्ट से कोई अनड्यू उनको रिलीफ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कानून और आइन के अंदर रह के उनको रिलीफ मिल सकता है वो मिलेगा। जो अनड्यू चीज़ें वो तवक्को कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो उसमें कोई कामयाबी उनको होगी। लिहाजा इनकी तमाम वापसी का जो दारोमदार है वो उस बिल के साथ मशरूत है, क्योंकि अगर वो बिल पास हो जाता है जिस तरह असम्बली से पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम किया, अगर सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच उसको अपने अप्रूव कर लेता है, उसमें फैसला उसके हक में आ जाता है, तो मियाँ साहब की वापसी के रास्ते आसान हो जाएंगे, क्योंकि मियाँ साहब को अपील का हक मिल जाएगा। क्योंकि उस बिल के तहत जो लोग सजा याफ्ता है और वो उनके पास जो एक टाइम फ्रेम दिया गया बिल पास होने के बाद, वो उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अपनी अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक पंडोरा बॉक्स भी खुलेगा, क्योंकि वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब का अकेले का केस नहीं है, वो सैकड़ों केसेस लोग आएंगे सामने जिनमें सजाए मौत के लोग भी होंगे, जिनमें मुख्तलिफ मनी लॉन्ड्रिंग के लोग, मुख्तलिफ सजाओं के लोग होंगे, वो भी आएंगे, वो भी ये तवक्को करेंगे जी कि उनके भी अपीलों का हक उनको दिया जाए ताकि वो भी अपने केस दोबारा अदालतों के सामने पेश कर सके। इसके साथ साथ आप देखें कि अगर इस एक्ट के तहत मियाँ साहब को नहीं मौका मिलता, तो फिर मैं मज़हर बरलास साहब जो बात करते हैं ना, जो पहले दिन से कह रहे हैं
कि मियाँ साहब नहीं आएंगे, मेरा ख्याल है फिर एक फिर से चांस नहीं है मियाँ साहब को वापस आने का। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस केस के अंदर, 11 दरखास्तें हैं इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो 11 दरखास्तें भी सुननी है, उनके वकला ने बहस भी करनी है, उसके जवाबात भी आने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो 1 दिन 2 दिन के अंदर उस केस को निपटा पाएगी सुप्रीम कोर्ट, उस पर टाइम लगना है। लिहाजा ये जो 21 तारीख की वापसी का मियाँ साहब का प्लान है और जो अनाउंस किया हुआ है, मेरा ख्याल है ये थोड़ा मशकूक हो जाता है अगर केस की हम नौइयत देखें और केस के आगे लगने वाला जो टाइम हमें नज़र आ रहा है उस पर टाइम जो खर्च होना है, तो मेरा ख्याल है 21 तारीख तक शायद इस केस का फैसला ना आ पाए। अच्छा, अब ये भी है कि कल फिर उसकी जो है वो इन कैमरा लाइव उसकी समाअत दिखाई जाएगी उस केस की, ठीक है। और जब ये केस की समाअत सारी कौम के सामने होगी तो फिर जो है ना मियाँ साहब, अल्लाह ही हाफ़िज़ है मियाँ साहब का। अच्छा, अल्लाह ही हाफ़िज़ है मियाँ साहब का। तो मज़हर बरलास साहब, आज़म चौधरी साहब पहले भी एक दो दफ़ा ये बात कह चुके थे कि कतर तक, दुबई तक और सऊदीया तक तो हमारी फ़िज़ाएँ ठीक हैं, लेकिन उससे आगे जब पाकिस्तान का ट्रैवल किया जाता है तो फिर फ़्लाइट में ट्रबुलेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे प्लेटलेट सेल भी कम हो जाते हैं, तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो ये जो कल केस की समाअत होने जा रही है, इस केस की समाअत के बाद आप क्या समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं उनकी तबीयत जो है वो बहाल रहेगी, वतन वापसी का सफ़र कर सकेंगे, वतन आ सकेंगे? नहीं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये दुरुस्त फरमाया आज़म चौधरी साहब ने कि भाई 11 दरखास्तें हैं। अब आप देखिए कल से शुरू होगा काम, यानी मंगल से, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि हफ्ता इतवार छुट्टी होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो 21 से पहले कोई 5-6 छुट्टियां आ जाएंगी, तो इस तरह ये बहस हो पाएगी। अब 11 फ्री कैन जो है उनको सुनना भी है, उनका जवाब भी देना है, तो मेरा ख्याल है 21 तक तो शायद ये बहस भी मुकम्मल ना हो, तो मियाँ साहब की तबीयत खराब हो जाए, उसके बहुत चांसेस हैं। और मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब नहीं आ रहे। इसका मतलब है होंडा किसी काम का आने वाला नहीं हमारे। मेरा ख्याल वो नहीं आ रहे। वो कैसे आएंगे? उनके घर से ही कुछ लोग मना कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ज़राए ने खबर दी है कि नवाज शरीफ ने अच्छा खासा गुस्सा भी किया है और तमाम लोगों को आज हाजिरी लगवाई हुई थी। उन्होंने बाकायदा पूछा है कि भाई आप लोगों के क्या हालात रहे हैं, करते क्या रहे हैं, आज आप लोगों की वजह से ये पार्टी इस हालात को पहुंच चुकी हुई है। इसके साथ साथ एक और इशू भी है। देखिए, ये सिर्फ एक ये वाला केस नहीं है, ये दो केस ये हैं जिनमें सजा याफ्ता मियाँ साहब। सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ नैब के सारे केसेस खुल चुके हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जो नैब के केसेस खुले हैं वो भी एक लटकती हुई तलवार है तमाम लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर अकेले मियाँ साहब नहीं है, उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब भी है, उसके अंदर हमजा साहब भी हैं, उसमें मरियम साहिबा भी हैं, उसमें जरदारी साहब भी हैं, उसमें सारी पार्टियों के लोग हैं। तो वो तमाम पार्टियों की लीडरशिप जो है उस वजह से परेशान है और नैब ने अपने अंदर बहुत सारे अच्छे अफसरों की इंडक्शन भी शुरू की है। अब चेयरमैन नैब की भी तैनाती हो चुकी हुई है। ठीक है, अब ये सारे केसेस को अगर देखते हैं तो फिर मुश्किल लगता है कि अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंतखाबात, एक तरफ मुस्लिम लीग नून और JUI, ये दोनों जमातों का तकाजा था कि इंतखाबात को आगे लेके जाया जाए। अब देखें कि मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल इस पे एक बयानिया खड़ा कर रहे हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है आजम साहब, माजरत चाहती हूँ, हम इस पे बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कुछ इसी से रिलेटेड चीज़ों के हवाले से। मज़हर बरलास साहब, एक डेवलपमेंट हमने ये भी देखी है कि साबिक DG FIA जो हैं उनको कराची के हवाले से उनको एक लीडरशिप जो है उनको दे दी जाती है और अब ये वही हैं जिन्होंने पहले मुस्लिम लीग नून के कहने पर साबका हुकूमत के लिए भी एक बयानिया अपनाया था। तो ये मरियम नवाज का स्टेप आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, देखिए, ये मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है जी। जो अफसरान इनको बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं, इनकी करप्शन छुपाते हैं, इनकी चोरियां छुपाते हैं, इनके साथ तावन करते हैं, उनको ये फैसिलिटेट करते हैं। मसलन अभी ये हाल ही में एक सेनेटर की डेथ हुई है, राना मकबूल लाहौर में बंदे मारा करते थे, सीधी बात है। ये आजम चौधरी साहब को भी पता है कि उन्होंने जाली पुलिस मुकाबलों में शरीफ खान के बहुत से मुखालफिन को मारा या इनके कहने पे मारा। इस तरह ये अतात आरड़ जो है, ये एक सरकारी अफसर थे या सरकारी एहलकार थे, तो वो मियां शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी बन गए। अब ये जो है बशीर मेमन साहब, आपको पता है ना ये कितने गुल खिलाते थे अपना, जब इनका दौर था FIA का, तो ये चेयरमैन PTI के भी बड़े खिलाफ थे और उस पार्टी के भी बड़े खिलाफ थे। तो वो जो नून लीग की हमायत पे इन्होंने सारी नौकरी की, उसका सिला अब इनको ये मिल रहा है कि
इनको नून लीग का बना दिया गया है। अब वो जो शाहनवाज है मखदूम, वो क्या करेंगे? शाह मोहम्मद शाह वगैरह या निहाल हाशमी या और जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून सिंध की, वो बेचारे तो हाथ मलते रह गए कि यार ये ऊपर से किधर से स्टाइल लैब आ गया है। तो मेरा ख्याल है बशीर मेमन साहब का जो सिला है वो तो नून लीग देगी, लेकिन तो रही सही नून लीग है सिंध में, वो नाराज हो जाएगी क्योंकि वहां तो लोग हैं वो बड़ी मुद्दत से कुर्बानियां दे रहे हैं, तो उनकी नाराजगी लाजमी होगी और वर्कर नाराज हो। एक तरफ देखिए लोग पहले मुस्लिम लीग नून से नाराज हैं, अब जो ये अफसरान को उन्होंने अकोमोडेट करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है कि उनका वर्कर भी नाराज होता है। तो एक याद रखिए फैजाबाद, गलती जो है ना वो भांज नहीं होती, गलती बहुत से बच्चे पैदा देती है, बहुत सी गलतियां होती हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो गलती पे गलती किए जा रही है। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन आते आते इनको गलतान नजर आएगा कि हमने कहां कहां गलतियां की, और अब गलतियों का सिला इनको एक शिकस्त की सूरत में मिल जाएगा। ठीक, और अगर बात की जाती है गलतियों के हवाले से, तो इससे पहले हम ये इस बात को खुद देख चुके हुए हैं कि जब मरियम नवाज साहिबा इस तरह की चीज़ों को लीड करती हुई हेड करती हुई नजर आ रही थी, तो वहाँ पे भी कई गलतियां की गई थी। और अब भी जराई खबरें दे रहे हैं कि पार्टी का एक अच्छा खासा धड़ा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाराज नजर आता है कि मरियम नवाज साहिबा का जो जज्बाती बयानिया है ये काबिल कबूल नहीं है। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद टॉपिक्स को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, जहां पे सियासी तौर पे हलचल पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नए बयानिए सामने आ रहे हैं, वहीं पर मौलाना फजलुर रहमान कैसे खामोश रह सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक जलसे से खिताब करते हैं और खिताब करते हुए ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जी देखिए अभी तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि सर्दियों का मौसम है, लोग कैसे वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं सोसाइटी से सूद का निज़ाम भी खत्म कर दिया जाए। अब मौलाना फजलुर रहमान के क्या ही कहने हैं, ये वो शख्सियत है जो 88 से अपनी सियासत का सफर शुरू करते हैं, 84 में देखा जाए, 85 में इनको देखा जाए। अब ये वही मौलाना साहब हैं जो खवातीन की सियासत के हवाले से बिलखसूस फतवे देते हुए नजर आते थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से किस तरह के बयानात दिए वो सबके सामने आज मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत बनती है, डीजल के परमिट लिए जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान हर हुकूमत में अपना हिस्सा चाहते हैं। ये जी हाँ जी, ये वही मौलाना फजलुर रहमान हैं जो चेयरमैन रहे हैं कश्मीर कमेटी के हवाले से भी, लेकिन आज तक मसला कश्मीर के हवाले से कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं दे सके। यही वही मौलाना फजलुर रहमान हैं जो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, हमेशा किसी न किसी डील के जरिए अपना हिस्सा लेना जरूर जानते हैं। आज सोसाइटी को सूद से पाक करने की बात कर रहे हैं, तो मौलाना साहब इतनी देर से आपको यह ख्याल कैसे आया? आप खुद सिस्टम का हिस्सा होते थे और उसके बावजूद आप इन तमाम बातों को भूल जाते थे। कहा तो ये जाता है कि मौलाना की यादाश्त काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन यहाँ मौलाना साहब काफ़ी कमज़ोर मालूम होते हैं। ये वही मौलाना साहब हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी जाती है पीडीएम की, पीडीएम को हेड करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है मौलाना साहब ने शेरवानी सिलवा ली, तैयारी करके बैठे हुए थे कि सदर मुमलिकत बनाया जाएगा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ कुछ ना आया। आज भी मौलाना फजलुर रहमान जो है मौसम की शिद्दत को सामने रखकर आवाम के गुस्से से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी आवाम के सामने वो एक मजहबी कार्ड यूज करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उन्हें अपनी नाकामी भी नजर आ रही है। आजम साहब आपसे पूछना चाहूँगी, देखा हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जो है अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो काफ़ी जल्दी जल्दी के फैसले किए जा रहे हैं, और जल्दी जल्दी के फैसलों में हमने ये देखा है कि उन्होंने जिस तरह से, अब ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, सिंध के हवाले से एक फैसला कर लिया और बशीर मेमन साहब को जिस तरह से उन्होंने हेड बना दिया, बाकी की वो तमाम लीडरशिप जो है वो कहाँ चली गई। वो निहाल हाशमी जो उनकी वजह से कई दफ़ा मुतनाज़ा बयानात भी देते हुए नजर आए हैं, तो आप इस हवाले से मरीम नवाज के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? ये आपका ख्याल है कि ये जल्दबाजी के फैसले हैं? आप इस तरह सोच रही है, हकायक ऐसे नहीं है। अच्छा, ये मुस्लिम लीग नून के बड़े देरपा और बड़ी जो दरीना इनके फैसले होते हैं जिन पे अमल दरामद बहुत देर बाद होता है। जब बशीर मेमन अपनी जॉब पे थे, DGFI थे, आपको उस वक्त नहीं समझ आ रही थी कि बशीर मेमन साहब क्या कर रहे हैं, बशीर मेमन साहब किसकी तरफ उनका टिल्ट है। बशीर मेमन साहब बड़ी देर से इनके साथ लाइन है। देखिए मुस्लिम लीग नून की ये कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून का अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं, जस्टिस रफीक तारड़, उनको जब बलोचिस्तान के अंदर उन्होंने मियाँ साहब के केसेस, वो ब्रीफ केस आपको शायद याद हो, वो जिम्मेदारी अदा की तो उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया गया था। जस्टिस कयूम फैमिली,
कि कुछ लोगों को बराह रास्त और कुछ लोगों को बिलवासा नवाजा गया। जैसे क्यूम फैमिली अगर आप देखती हैं, आपको एक ऑडियो शायद याद आ जाए जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से एक ऑडियो सामने आई थी। उसके बाद जैसे क्यूम पूरी फैमिली को नवाजा गया। जो इस वक्त इंटरम पंजाब के इंटरम हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर जवेद अकरम, ये उन्हीं के भाई हैं और उनके दूसरे भाई मलक परवेज़ वफात पा गए हैं। वो भी MNA थे, उनकी मिसेज भी MNA थी, उनका बेटा भी MNA था। मतलब ये कि जो साबिक DG को तैनात किया गया, ये काफी परेशानी और हैरानी की बात नहीं है। एक इशारा अभी किया बरला साहब ने, राणा मकबूल साहब का, वो IG पंजाब हुआ करते थे, जी। उनको सेनेटर बनाया गया था। बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं, किसी को सेनेटर बनाया गया, किसी को वजीर बनाया गया, किसी को चेयरमैन पैमरा लगाया गया, किसी को MD-PTV लगाया गया, किसी को DGPR लगाया गया। ये लंबी एक फहरिस्त है अगर हम देखना शुरू कर दें। और आपकी गलत फहमी है कि ये उनके कोई अचानक के फैसले हैं, कोई नापायदार फैसले हैं, ये उनके बड़े सोचे समझे फैसले होते हैं। पार्टी के अंदर के लोग भी तो नाराज है ना। पार्टी के अंदर के लोगों ने क्या नाराज होना है? मियां नवाज शरीफ का टिकट ना मिले, अक्सरियत वो है, शायद वो काउंसलर का इलेक्शन ना लड़ पाए, सही। वो तो टिकट के मरहूने मिन्नत है। उनमें से बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अपने इतना मजबूत धड़ा रखते हैं कि वो इलेक्शन वोट के जरिए जीत सकते हैं। बाकी लोग तो वो टिकट के मरहूने मिन्नत होते हैं। आप अभी निहाल हाशमी की बात करती थी, उनका तो हल्का ही कोई नहीं है। उनको सेनेटर बना दे, नवाज दे तो वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, ना देंगे तो वो घर बैठे रहेंगे। अच्छा, आपने नवाजने की बात की तो पहले एक शॉट देखते हैं मौलाना फजलुर रहमान का, फिर कुछ उनकी शख्सियत के हवाले से भी बात करते हैं। पूरा जो एक जमगठा है और जिस तरह लोगों को गुमराह किया गया गुफ्तगू करने के नतीजे में उनके बरक्स कारकर्दगी सामने आई है, तो इस जमात को मुल्क की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। जनवरी ऐसा महीना है कि शायद यहाँ फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे। खुशदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक, ये बर्फानी इलाका, इसमें लोग ही नहीं होंगे। अब वोट वहाँ दर्ज है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को उन्होंने देखना होगा कि उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है, इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। तो जहाँ पर सिरे से वोट ही नहीं पड़ सकेगा। जी, वज़ीर बरला साहब, आपने भी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और कुछ आज़म साहब ने भी मुलाहिज़ा की है। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जो मौसम की शिद्दत के हवाले से बात कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा अगर आपकी तरफ पे मौसम सर्द होगा तो फिर गर्मियों में हमारी तरफ भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी। इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस पेश करने की बजाय मैदान में आना चाहिए। वज़ीर बरला साहब, आपसे आगाज़ करते हैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की शख्सियत पर बात की जाए तो हर दफा एक डील सेट करके हर हुकूमत का यह हिस्सा बनते रहे हैं। मौलाना साहब के बयान को किस तरह से देखते हैं? मैं मौलाना साहब के अब्बा जी से शुरू करूंगा। जी जी जरूर। दिसंबर 1970 में इलेक्शन हुए तो मौलाना साहब के अब्बा जी को नहीं समझ आई उस वक्त कि दिसंबर में सर्दी होती है, वो इलेक्शन हो गए। जी। फिर मौलाना साहब के अब्बा जी ने असेंबली के फ्लोर में पे फरमाया, ईवान के अंदर तकरीर करते हुए, कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं हैं। जी। फिर मौलाना साहब ने, आपको पता है कि 2-4 साल पहले कहा था कि हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे। जी। मौलाना साहब खैर से, आज मैं इनके कबीले का नाम भी बताता हूँ। ये पठानों का एक कबीला है, नासर। अच्छा। ये नासर लोग हैं, इनका पूरा नाम है मौलाना फजलुर रहमान खान नासर। जी। ठीक है। तो डेरा इस्माइल खान के ये रहने वाले हैं और मुल्तान से मौलाना साहब पढ़े हैं। मुल्तान में वॉलीबॉल भी खेला करते थे और इनके वालिद जो थे वो बस पे सफर करते थे। अच्छा। लेकिन मौलाना साहब ने बस पे सफर नहीं किया। तो बड़ी गाड़ियों पे सफर की है भाई। और ये आपने दुरुस्त फरमाया इब्तदाइये में कि ये खवातीन के खिलाफ जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात थी तो उस वक्त ये पता नहीं कहां से इल्म लाते थे और कहते थे कि इस्लामी मुमलिकत में तो औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है। फतवे फिर जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बन गई तो फिर पता नहीं कौन सी चमक इन्होंने देखी कि ये फिर अमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन बन गए। और जब अमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन बने तो ये बज़िद थे कि मैंने दफ्तर खारजा में दफ्तर लेना है। जी जी। अच्छा, वो स्पीकर कौमी असम्बली ने बताया कि मौलाना साहब आप पार्लिमानी कमेटी के सरबराह हैं, आपका दफ्तर खारजा में दफ्तर नहीं होगा। सही। लेकिन ये बज़िद रहे
और इन्होंने आसिफ अली जरदारी से कह के वहां दफ्तर हासिल किया। अच्छा। फिर ये कश्मीर कमेटी के भी चेयरमैन रहे और कश्मीर कमेटी के ये मुस्तकिल चेयरमैन रहे काफी अरसा। तो इन्होंने उस दौरान कश्मीर का नाम भी नहीं लिया। हाँ, इस दौरान लीबिया से पैसे लाने और दुबई में रोका जाना और थाईलैंड में जाना, ये मौलाना साहब के यहाँ रहा है। आपको याद होगा कि ये मुशर्रफ के साथ भी शामिल नहीं हो रहे थे जी, डिक्टेटर है जी, हम उसके खिलाफ हैं। और उसी के दौर में इन्होंने एक सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कबूल की। जी बिल्कुल। और वहाँ जो रिश्वत का चक्कर था वो इस तरह था कि जी ये फायजा बुखारी ने 2 करोड़ रुपए दिया है तो लिख दिया जी मदरसे की चिट दे दी, ये जी मदरसे को दिया। और फिर ये है कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद होती हैं 27 नवंबर को, तो इलेक्शन कब हो रहे थे? सर्दियों में। उसके 2-3 दिन बाद। तो मौलाना साहब उस वक्त क्यों नहीं बोले? ये तो पुरानी बात नहीं कर रहा ना, ये 2007 की बात है। एग्जैक्टली। तो मौलाना साहब ने उस वक्त नहीं फरमाया था कि हाँ जी सर्दी है। उस वक्त मेरा ख्याल है मौलाना साहब पता नहीं सिंध में इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तो ये वो बहाने हैं जो भागने के हैं। दरअसल मौलाना साहब कहीं पर मकबूल नहीं रहे। मौलाना साहब की अपने हल्के में आवाज कोई नहीं सुन रहा। जी बिल्कुल। मौलाना साहब हार जाएंगे, मौलाना साहब का बेटा भी हार जाएगा, मौलाना साहब की पार्टी हारती हुई नजर आ रही है और मौलाना साहब अब हीले बहाने ढूंढ रहे हैं भागने के। और मुझे ये भी इत्तला है कि मौलाना साहब ने पीटीआई वालों को पैगाम भी भेजा है कि मेरे साथ मोहब्बत से पेश आए, किस मुंह से मेरे साथ दोस्ती कर लें। किस मुंह से ये पैगाम भेजा गया है? इस हद तक खौफजदा है। सही। अच्छा मदर साहब, जी जी बिल्कुल। मौलाना की ये जो पसंद वाली चाबी है ना, इसके पीछे लंदन का सरमाया भी है। ठीक हो गया। ठीक हो, चाहते हैं कि इलेक्शन लेट हो। सही। अच्छा आजम साहब, मौलाना की शख्सियत, जैसे मदर साहब ने भी बात की, हम अगर बात करते हैं मौलाना की, ये शख्सियत इस तरह की रही है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ही इनकी जद में नहीं आई हैं। इवन दो तहरीक इंसाफ के जब हुआ करते थे जलसे, तो उस हवाले से उन्होंने ख़वातीन के लिए कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैं कतन इस्तेमाल नहीं करना चाहती यहाँ पर कि किस तरह की वो लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। लेकिन फिर ये वही मौलाना साहब थे जब मरियम नवाज कंटेनर पर जाके खड़ी हुई थी और हाथ हिला रही थी, तब मौलाना को दीन और शरीयत दोनों की ही बातें भूल गई थी। उस वक्त तो पीछे खड़े थे। जी बिल्कुल। ये मदर साहब कहते हैं ना, चमक नजर आती है, जब चमक नजर आती है फिर खड़े हो जाते हैं। सही। मौलाना साहब हमेशा इक़्तिदार में रहे हैं। ये बड़ी लंबी फहरिस्त सुनवाई है अभी मदर साहब ने। जी। मौलाना साहब पहली दफ़ा इक़्तिदार से बाहर हमें नजर आए ये 2018 से लेकर 2022 तक। ये जो 3.5 साल हैं, ये 3.5 साल मौलाना साहब को बाहर गुजारने पड़े। और उसके बाद पीडीएम हुकूमत आई, मौलाना साहब फिर लाओ लश्कर के साथ इक़्तिदार में आए। आज जो निगरान हुकूमत है उसमें भी लाओ लश्कर के साथ वो बरसरे इक़्तिदार है। अब देखें ना, मौलाना साहब उनकी भरपूर कोशिश है किसी तरीके से इंतखाबात आगे चले जाए, इंतखाबात ना हो। ये उनका तीसरा बयानिया है मौलाना साहब का। पहले उन्होंने दहशत गर्दी को जवाब बनाया। जी बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने मुअश्शत को जवाब बनाया साहिवाल वाले जलसे में। जी बिल्कुल। फिर वो सर्दी को जवाब बना रहे हैं। मौलाना साहब, बरलाज साहब ने सही निशान दिया कि वो भूल जाते हैं। चले 1970 में तो उनके वाला साहब ने इलेक्शन लड़ा, वो भी शदीद सर्दी में दिसंबर के अंदर हुआ था। 1985 का इलेक्शन फरवरी में हुआ था। 1997 का इलेक्शन फरवरी में हुआ था। 2008 का इलेक्शन फरवरी में हुआ था। तो क्या फरवरी में बर्फ नहीं पड़ती थी? जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है उसमें फरवरी में ज्यादा बर्फ पड़ती है। आप तो मेरा ख्याल है उसी इलाके की रहने वाली हैं। आपको बेहतर पता है कि फरवरी के अंदर सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। तो पाकिस्तान में बार बार फरवरी के अंदर इलेक्शन हुए, उस वक्त तो हो गए अच्छे तरीके से। आप पोलियो वर्कर्स देखें, वो घुटने तक बर्फ में वो फिर रहे होते हैं, लोगों के घरों में जाके बच्चों को वो पोलियो के कतरे पिलाते हैं, तो उनको सर्दी नहीं महसूस होती। मौलाना साहब की हर मुमकिन कोशिश है कि ये इंतखाबात टल जाएं और मौलाना साहब को जो आगे शिकस्त नज़र आ रही है वो उससे बच जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब इसमें कोई कामयाबी उनको नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह जो नैब के केसेस खुले हैं उसमें शायद उनके बेटे के केसेस भी खुलने जा रहे हैं। इनके हवाले से आजम साहब ये खबरें भी थी कि इन्होंने अपने घर वालों के नाम पर, अपने भाइयों के नाम पर बड़े गैर कानूनी तरीके से कुछ ज़मीनें भी रखी थी। जी, कुछ केसेस खुलने जा रहे हैं जिसमें मुवासलात की मिनिस्ट्री जो एंजॉय की है उसके भी कुछ स्कैंडल सामने आ रहे हैं।
उससे पहले मुल्तान की जो ज़मीन है, मुल्तान की शहर के अंदर जो जायदाद है उसके भी कुछ सामने आ रही हैं चीज़ें। बहुत सारे मौलाना साहब के जो है ना वो स्कैम्स वो सामने आने वाले हैं, जिस वजह से मौलाना साहब ने बिफोर टाइम जो है ना शोर गोगा शुरू किया है किसी तरीके से इंतखाबात टल जाए। अब मौलाना साहब ने आज जो सही वाली कल गुफ्तगू की है उसके अंदर मौलाना साहब ने थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी इशारे किए हैं। देखें ये वही बात है जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने पहले कुछ लोगों कुछ अफसरों को या एस्टेब्लिशमेंट को उसको इशारा दिया कि ये लोग जो है इन्होंने 2018 के इंतखाबात में ये कुछ किया, इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अगले दिन मियां नवाज शरीफ ने अपना बयानिया तब्दील कर लिया, फिर वो वोट को इज्जत दो उन्हें याद आया लेकिन फिर हट गए उससे। मौलाना साहब समझ रहे हैं कि शायद वो भी नवाज शरीफ की तरह इस तरह का वो डरा के धमका के कोई अपना मकसद हासिल करेंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त मैं बार बार ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में जो बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है उसके अंदर अगर वो शुरू हो चुका है तो कोई नहीं बचेगा, सब उसके नरगे में आने वाले हैं। मजहब बरलाल साहब अगर बात की जा रही है जैसे ये आजम साहब ने पहले भी गुज़िश्ता एक दो प्रोग्रामों में जिक्र किया था इस बैलेंसिंग एक्ट के हवाले से, आज मौलाना साहब ने जो चीखना चलाना शुरू कर दिया है, आज वो तहरीक इंसाफ के साथ ही बात करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कुछ गैर कानूनी तरीके से कुछ ज़मीनों के केसेस भी हैं, तो ये मौलाना फजलुर रहमान का बचाव कैसे मुमकिन होगा? ये तो अपनी शेरवानी भी सिलवा के बैठे हुए थे। नहीं देखिए, इन्होंने ज़मीनों को दी मुशर्रफ दौर में और इनको अफवाज पाकिस्तान की जो मलकियत थी इन्हें गोल आठ हो गई, पता नहीं कैसे जी जी। और ये फिर केस भी बना। आपको याद होगा जब ये इन्होंने धमकी दी थी कि हम नैब के दफ्तर के सामने नैब पेशावर का दफ्तर उड़ा देंगे और उसके सामने धरना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये तो इनके पुराने वतीरे हैं। अब देखिए मौलाना साहब हीले बहानों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आजम चौधरी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नैब का जो है ना रगड़ा ये सबको लगने वाला है, ये बहुत से लोग उसके शिकंजे में आएंगे। अभी आप देखना जो जिन लोगों की आप बातें कर रही है ना ये बाहर से आएंगे, जब नैब केस खुलेंगे इधर का नाम नहीं लेंगे बल्कि यहाँ से भागना शुरू हो जाएंगे। और मेरी बात तो ये है कि ये लोग भागेंगे। देखिए मुस्लिम कानून ने पाबंदी लगाई है कि 21 तक आप लोग मुल्क में रहे अपने बड़े बड़े लीडर पर, लेकिन देखिए किसी का केस होता है किसी की हिम्मत से केस खुलेंगे तो भागने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली जब केसेस खोलने की बात की जाएगी तो फिर किसी के पास कोई हरबा नहीं बचता। और मौलाना फजलुर रहमान जो कि अपनी रवायत को बरकरार रखे हुए हैं कि जब भी परेशानी का शिकार होते हैं या तो वो धमकाने पे आ जाते हैं या फिर वो मिन्नत समानत की करने की कोशिश करते हैं और बैक डोर भी राब्ते बहाल करने की कोशिश करते हैं। मौलाना साहब फ्यूचर में कहाँ स्टैंड करते हैं, किस तरह से स्टैंड करेंगे? और आज उन्होंने मईशत की भी बात की है तो मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। टैक्स के अहदाफ हासिल कर लिए लेकिन उसके बावजूद एक आम आदमी को रिलीफ ना मिल सका। पेट्रोल की कीमत 26 रुपये बढ़ाई थी लेकिन 8 रुपये सस्ता करके एक आम आदमी को रिलीफ ना दे सके। रुपए की कदर में बहाली हो रही है, ठीक हो रहा है, डॉलर की कीमत में कमी आ रही है, सोना सस्ता हो रहा है, लेकिन एक आम आदमी को आखिर किस बात का फ़ायदा इससे? चीज़ें उसी तरह से महंगी की जा रही हैं। आज अगर बात की जाए नेपरा के हवाले से तो मज़ीद हमने देखा कि बिजली की कीमतों में इजाफा करने की बात की जा रही है। फी यूनिट के हिसाब से फिर 3 रुपये बिजली जो है वो महंगी की जा रही है। एक आम आदमी में सकत नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों का बोझ उठा सके। हमने जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको एक पैकेज दिखाया, लोग इस बात में अब इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि आने वाला कौन होगा। लोग अब इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं कि उनके लिए कितना रिलीफ लेकर आएगा। अगर रिलीफ की बात की जाती है तो ऐसे शेख में मौलाना फजलुर रहमान ने भी की। उन्होंने कहा जी देखिए इलेक्शन अगर करने हैं तो पहले मईशत को ठीक करना होगा। सियासतदान भी जोर लगा रहे हैं, जर्नेल भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन अवाम को मुश्किलात से नहीं निकाल सकते। और निगरान हुकूमत के हवाले से उनका ये कहना था कि निगरान हुकूमत में हुकूमत किसी और ही निगरान की होती है। तो आज आप जब इक़्तिदार में नहीं रहते हैं, इक़्तिदार की कुर्सियों से आपको उठा दिया जाता है तो आपको एक आम आदमी का दुख और दर्द इतना महसूस होता है। मौलाना साहब हों या कोई भी सियासी शख्सियत हो, इनसे सवाल पूछना बनता है। आजम साहब इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि मौलाना फजलुर रहमान आज ये बात कह रहे हैं कि जी देखिए अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो पहले मईशत को ठीक करना पड़ेगा। तो 16 माह कहाँ खोए हुए थे, किस जगह पर गुम थे या किस
ऐसी कौन सी ग्लासेस उन्होंने लगाई हुई थी कि उन्हें तमाम तर चीजें अच्छी ही अच्छी नजर आ रही थी? नहीं, उस वक्त तो वो दावा कर रहे थे सब कुछ ठीक है। उस वक्त तो ये भी कहते थे कि हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, जबकि कौम उस वक्त चीखें मार रही थी, कौम डिफॉल्ट कर रही थी और वो बड़े दावे कर रहे थे कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। देखिए, जब इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त ना इन्हें अवाम की फ़िक्र होती है, ना मुल्क के मसाइल की फ़िक्र होती है। उस वक्त टारगेट इनका कुछ और होता है। जब ये इलेक्शन आते हैं, जब ये अपोजिशन में होते हैं या इंतखाबात के प्रोसेस में होते हैं, इन्हें अवाम की बड़ी दर्द वो सताने लगती है। अब देखें, ये बिजली के जो बिल है, इस वक्त पेट्रोल के जो बिल है, बिजली है, डॉलर है, ये सारी आफत इन 16 माह के अंदर इस कौम पे गिरी है। आज आप देखें, हम बिजली जिस रेट पे ख़रीद रहे हैं, हमें आज जो घरेलू एक यूनिट मिल रहा है जो पीक आवर्स का, वो 55 रुपए से लेकर 60 रुपए तक उसकी प्राइस है। जब आप नेपरा की वेबसाइट पे जाते हैं, उसकी प्राइस है तकरीबन 25 रुपए, 24 रुपए 90 पैसे करीब। लेकिन अवाम को जब वो पहुंचता है टैक्स डाल के, वो 55 से 60 रुपए के दरमियान का वो यूनिट हो जाता है। अच्छा, अब आज देखें, नेपरा ने 3 रुपए 21 पैसे फिर इजाफा किया है और ये इजाफा अगले 6 माह तक अवाम से वसूल किया जाएगा फ्यूल एडजस्टमेंट की उस सूरत में। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें, मैं देख रहा था कि जो कोटद्दू पावर प्लांट है, उसने नेपरा को एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा जी कि हम 28 रुपए का यूनिट बना रहे हैं, तो लिहाजा हमारी कॉस्ट पूरी, हमें 77 रुपए का यूनिट हमें कॉस्ट कर रहा है, तो लिहाजा इसकी ये प्राइस होनी चाहिए। अब खुदा ना हादसा उसको अगर 70 रुपए या 77 रुपए का यूनिट ये खरीदेंगे, नेपरा खरीदेगी, तो फिर अवाम को 90 रुपए का या 100 रुपए का बेचेंगे। अवाम पहले ही आप देखें महंगाई की चक्की तरह पिस रही है। इस वक्त बिजली के बिल अदा करने की लोगों में सकत नहीं है। कल का अगर आपने देखा होगा, आजाद कश्मीर के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ, लोग अपने हक के लिए बाहर निकले, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस फेंकी गई, उनको तंग किया गया। वो लोग इसके बावजूद पुलिस स्टेशन के बाहर आके वो एक पुरअमन धरना दे के वो बैठ गए कि हमारे बिल जो है वो ठीक किया जाए। देखिए, इस वक्त अगर पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पेट्रोल अगर मार्केट में कम आया है, आपका डॉलर कंट्रोल हुआ है, उसके समरात अवाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? असूली तौर पर डॉलर जितना सस्ता हुआ है, मार्केट में जितनी महंगाई हुई, उसी रेशो से मार्केट में कमी आनी चाहिए निर्खों में। दूसरा, पेट्रोल अगर इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ है, आपके डॉलर की वजह से वो नीचे आ रहा है, उस पेट्रोल के समरात भी अवाम तक पहुंचने चाहिए। आप बिजली भी महंगी कर रहे हैं और गैस भी आपने महंगी कर दी है। आप एक तरफ से कहते हैं कि अभी सर्दियों में लोड शेडिंग, पेट्रोल आपने 26 रुपए बढ़ा के 8 रुपए सस्ता करके वो कौन सा एहसान किया है? आपने बिजली और गैस की मद में कई गुना ज्यादा उसे कीमतें बढ़ा दी हैं। ठीक, मजहब बरलाज साहब, अगर हम बात करते हैं कि इस हवाले से कि चीजों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, ये वही मौलाना फजल रहमान है जो पहले महंगाई मार्च भी करते हुए नजर आते थे। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी महंगाई मार्च किया था, लेकिन जब खुद 16 माह हुकूमत रही, इंजॉय किया, तब किसी को अवाम का दुख दर्द नहीं दिखाई दिया। आज फिर महंगाई में इजाफा हो रहा है। IMF का वफ्द भी पाकिस्तान आ रहा है, वो देखने के लिए क्या क्या हम उनकी शराइत पे अमल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो आप डंडी मार जाती हैं फायदा। जी जी, प्लीज बताएं। इसलिए मारती हैं कि आपने मौलाना साहब का नाम लिया, फिर उन्होंने महंगाई का मार्च किया, बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम लिया, उन्होंने महंगाई का मार्च किया, लेकिन आपके लबों से मरियम नवाज और हमजा शहबाज का नाम नहीं बरामद हुआ, जिन्होंने महंगाई मार्च किया था। जी जी, आपको याद होगा, उसमें बैनर भी बड़े लगे हुए थे कि महंगाई मार्च कर रहे हैं। फिर जब इनको हुकूमत मिली तो ये सब लोग भूल गए कि महंगाई नाम की कोई चीज होती है। चले, बाकियों को तो हम कह दें कि चलो जी नौजवान थे, तो मौलाना साहब तो बड़े सीजन पॉलिटिशियन, बिल्कुल, उनको तो ऐसा नहीं झूठ बोलना चाहिए था। और चूंकि उस वक्त उनका साहबजादा वजीर था, उनके बहुत से साथी वजीर थे, लूट मार का खेल जारी था, ज्यादा महंगाई नजर नहीं आ रही थी। आजम चौधरी साहब ने जो बात की ना बिजली के हवाले से, बड़ी मजेदार बात यह है कि लोग लुटते हैं लुट जाएं, लोग मरते मर जाएं, लेकिन इन हुक्मरानों के दोस्त जो हैं, वो उनकी जिनकी पावर कंपनियां हैं, वो एक यूनिट बिजली नहीं दे रही। आपदा उन्हें कहती है हमें एक यूनिट बिजली नहीं चाहिए, लेकर उनको अरबों डॉलर की अदायगी हो जाएगी। वो एक मियां साहब हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े पार्टनर हैं इनके PMLN के, उनको अरबों डॉलर की पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, फिर आप भी डंडी मारे ना फजल साहब, एक डंडी आपने भी मारती देखी। अब आपके निगरान वजीर आजम पाकिस्तान इस मौशी तौर पे किस सूरत हाल में, उन्हें किसने कहा था वो ट्रिप इतना लंबा करने के लिए यहाँ पे चले गए हैं? क्यों, किस वजह से गए?
उनका तो दाव लगा था, उन्होंने कहा फेर भवे वारी आनी है कि नहीं आनी, तो अब मैं इतना ट्रिप लगा लूं। ये पाकिस्तानी हुक्मरान जो है ना, जितने भी हैं, जी जी। इनको कभी अपने मुल्क का ख्याल नहीं आया। ये 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहते हैं और इनको ये एक लम्हे के लिए ये एहसास नहीं होता कि हम गरीब मुल्क के रहने वाले हैं, हमारी मीशत बहुत कमजोर है। इतने इतने बड़े डेलीगेशन लेकर जाते हैं, फिर बड़े होटलों में रहते हैं, शॉपिंग करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। ये पाकिस्तान जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद बना था, मगर हमारे हुक्मरानों को या हुक्मरान तबके को ये सोच नहीं है कि ये पाकिस्तान कितना अजीम मुल्क है। वो पाकिस्तान को नोचने पे लगे हुए हैं, मुसलसल नोच रहे हैं। ये वो जोंके हैं जो हमारा खून चूस गई हैं और अभी तक इनका पेट नहीं भर रहा। ठीक है, लास्ट कमेंट आजम साहब जल्दी से कर दीजिए, मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। क्या कहेंगे, कंक्लूड किस तरह से करेंगे इन तमाम चीज़ों को आप? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का हल एक ही है, बर वक्त आइनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात। जब एक मजबूत गवर्नमेंट आएगी इंतखाबात के ज़रिए, अवामी मैंडेट के ज़रिए, वही हुकूमत दुनिया के साथ गुफ्तगू कर पाएगी, वही हुकूमत मुल्क के अंदर मईशत को कंट्रोल कर मजबूत कर पाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई हल नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई हल नहीं कि हमने किस तरह से आइन कानून को बालादस्ती देते हुए तमाम तर चीज़ों को फॉलो करना है और एक सही मरबूत निज़ाम जो है उसे सामने लेकर आना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तमाम तर मसाइल जो हैं उन पर काबू हासिल किया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।